हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और शॉर्ट में हम लोग इसको बहुत जगह ईएमआई भी कहते हैं। शॉर्ट में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जगह ईएमआई वर्ड यूज कर सकते हो। अब हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने पढ़ा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने देखा कि व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, मान लो आपके पास ए बी एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ऐसा हमने पढ़ा कि अगर एक चार्ज मूव करता है, अगर एक चार्ज मूव करेगा तो वो भी एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। माइकल फैराडे और हेनरी ने, जोसेफ हेनरी ने और माइकल फैराडे ने 19th सेंचुरी में ये प्रूव कर दिया कि अगर हम मैग्नेट को मूव कराएं एक कॉइल के पास, अगर हमारे पास ये मैग्नेट मूव करता है तो हमने देखा कि इस कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन की बात तो बाद में आती है। पहले हम ये समझते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर या किसी क्लोज लूप के पास एक बार मैग्नेट इसके पास आता है या इससे दूर जाता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। अगर पास आए या दूर जाए तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ ना कुछ होगी। यानी कि अगर चार्ज के मूव करने से करंट और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, तो मैग्नेट की मूवमेंट से भी हम करंट या ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था उसका रिवर्स फिनोमेना भी डिस्कवर कर लिया गया, और उसी को हम ईएमआई कहते हैं। तो ईएमआई क्या है? इट इज फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग EMF. It is phenomenon of inducing EMF by changing magnetic flux associated with a circuit, या आप कंडक्टर भी कह सकते हो। यानी कि किसी सर्किट से एसोसिएटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और इस फेनोमेना को हम ईएमआई कहते हैं। यहाँ ये वर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सिमिलर वैसा है, जिनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको शायद मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी नहीं। तो याद रखना, अगर ईएमएफ इंड्यूस करनी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना कंपलसरी है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए आप समझें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो समझें। अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं। यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने, और आप देख रहे हो स्पेसिंग बराबर है और थोड़ी दूर दूर है ना। और इसमें मैंने एक एरिया ले लिया है, दिस इज माय एरिया। रेक्टेंगुलर एक शीट ले ली है, और मैंने देखा है कि इस शीट को ये सारी फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं। अगर मैं यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी पास पास ले लूं, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लूं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले ली मैंने, तो मैंने देखा इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में सेम एरिया रखता हूं मैं, और मैं ये मान रहा हूं कि ये सारी फील्ड लाइंस इस एरिया को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं।
तो मैंने देखा यहाँ पर इसके थ्रू 5 फील्ड लाइंस जा रही हैं सेम एरिया के थ्रू, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको पता चल रहा है 8 फील्ड लाइंस जा रही है। तो नेचुरल सी बात है इसके थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखो तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crossing a surface normally। अब यहां पर ये जो वर्ड है नॉर्मली, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सरफेस को वो फील्ड लाइंस जो 90 डिग्री पे क्रॉस करती है वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट होती हैं। यहां हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब देखो इसमें से 5 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, इसमें से 8 हो रही हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा है। अगर मैं यहीं पर एरिया ले लूं छोटा सा, अगर छोटा एरिया ले लिया मैंने, यहां पर यही छोटा एरिया, तो मैंने देखा फ्लक्स कम हो गया, यानी और बड़े एरिया में फ्लक्स ज्यादा है, यानी फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब एक चीज सोचो, ये फ्लक्स हमने क्या देखा, पहले क्या देखा हमने कि फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे और फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे। अब आप सोच के देखो, अगर मैं फील्ड लाइंस तो मेरी यही है, मैं फील्ड लाइंस में चेंजेस नहीं कर रहा हूं, मेरी फील्ड लाइंस यही हैं, और ये जो एरिया था मेरा, ये एरिया ऐसे है, ये एरिया ऐसे है जिसको 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। अगर मैं इसी एरिया को ऐसे कर दूं तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं करेंगी। फील्ड लाइंस यहां क्या है, फील्ड लाइंस पास पैरेलल टू एरिया, यहां फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल हो जाएंगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, वो एरिया को नॉर्मली क्रॉस नहीं करेंगी, और आपको वो लाइंस चाहिए जो एरिया को 90 डिग्री पे क्रॉस करें। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं तो फाई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा, या नॉर्मली मैं कह सकता हूं फाई इक्वल टू बी डॉट ए। यहां पर जो थीटा एंगल है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो समझें आप, मान लो मैं एक सर्कुलर एरिया ले रहा हूं, ये सर्कुलर एरिया ले लिया मैंने, और इसका एरिया है ए, इसमें से फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा फाई, इट विल बिकम बी ए। पर मैं क्या कर रहा हूं, फील्ड लाइंस मेरी ऐसी हैं और मैंने एरिया ले लिया, ऐसे टिल्ट कर दिया मैंने। अब आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, ये जो एरिया है, एरिया मैंने बोला ना एरिया वेक्टर, तो आप देखो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है इट इज टेकन एज ए आउटवर्ड नॉर्मल, तो यहां पर एंगल होगा थीटा। अब सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थीटा एंगल बना रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी है आपके पास, इस बी के दो कंपोनेंट होंगे, देखो ये थीटा है और बी थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, और इस पर जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, दिस इज योर बी साइन थीटा। अब आप सोचो आपके फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट करता है, फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है जो एरिया के नॉर्मल हो, और एरिया के नॉर्मल तो मुझे यही नजर आ रहा है बी कॉस थीटा, है ना। तो इसीलिए फ्लक्स में फाई इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा यूज करते हैं हम, और इट इज जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको एरिया वेक्टर लेना है या एरिया लेना है, और मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो कंपोनेंट एरिया के नॉर्मल हो, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स फाई,
वो किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया ऑफ कॉइल। फ्लक्स डिपेंड करता है कॉइल की एरिया पे। उसके बाद किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है फ्लक्स। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरा फ्लक्स डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। भाई ये जो कॉइल रखी है मैंने, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या 30 डिग्री पे है? क्योंकि मैं जानता हूं कि नॉर्मल कंपोनेंट, अगर मैं एरिया ऐसे रखूं और यहाँ कंपोनेंट सारे इसके नॉर्मल हैं, पर अगर मैं एरिया को टिल्ट कर दूं तो उस केस में मेरे यही वाले कंपोनेंट जो कॉस कंपोनेंट है वही काम में आएंगे, बी कॉस कंपोनेंट। तो ओरिएंटेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इफ कॉइल हैज number of turns, has n number of turns, उस पे भी डिपेंड करता है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मेरा फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो बी ए एन कॉस ऑफ थीटा आ जाता है। और आपको पता है कि थीटा जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर है? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। बीच बीच में स्क्रीन को पॉज करके और आप नोट डाउन भी करते रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जैसे मैंने स्टार्ट किया है। तो फ्लक्स और फ्लक्स की डेफिनेशन हमें पता चल गया। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अगर मैं फ्लक्स की एसआई यूनिट निकाल के देखूं, फ्लक्स की एसआई यूनिट निकाल के देखूं तो आपको पता है फाई इक्वल टू बी ए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स और कॉस थीटा इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं। तो फ्लक्स के लिए निकालने के लिए बी का टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो फाई की जो एसआई यूनिट हो गई टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गई, या इसको वेबर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, आप वेबर भी कह सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब सोचो अगर मान लो मेरे पास ऐसे नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं इस एरिया का छोटा सा पार्ट ले लूंगा डी ए, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ ऐसे जा रही है ये, और ये नॉर्मल है, ये थीटा एंगल बना रही है ना? तो ये नॉर्मल है। तो आपको चाहिए बी कॉस थीटा। तो उस केस में आपका फ्लक्स क्या होगा, फाई डी फाई इक्वल टू डी ए साथ में बी कॉस थीटा, है ना? तो सिंपली आप उस केस में डी फाई को बी डॉट डी ए लिख सकते हो। और अगर आपको फाई निकालना है तो आप डी फाई को इंटीग्रेट कर दो और आपका बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन के अंदर ओवर क्लोज सरफेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्लक्स को। अब आप देखें जो मेरे पास फ्लक्स था फाई, जिसकी एसआई यूनिट मैंने टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर बताई थी, ये एसआई यूनिट याद रखना आप, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, है ना? तो ये जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू आपको पता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। इसकी डायमेंशन क्या होगी? इस फ्लक्स की क्या डायमेंशन होगी ये देखते हैं हम, डायमेंशन क्या होगी। देखें तो फाई इक्वल टू बी ए, क्योंकि कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी, और आपको पता है बी क्या होता है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स में कि F इक्वल टू बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। इससे आप क्या करो, बी की यूनिट निकाल लो विच इज F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। यहां पुट कर दो आप F अपॉन क्यू वी साइन थीटा साथ में ए। अब आप डायमेंशन पुट कर दो सबकी। एफ की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। एरिया के लिए आप एल स्क्वेयर डालोगे, क्यू के लिए आप ए टी डालोगे, वी के लिए आप एल टी माइनस वन डालोगे, और साइन थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एल से एल कट गया,
तो आपकी डायमेंशन में क्या आ गया, ml², है ना। साथ में t, यहाँ देखें, यहाँ जो t है इससे ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t-2 बचेगा और साथ में a-1 बचेगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अब अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे 1 वेबर है, इसको मैं डिफाइन करूं, डिफाइन 1 वेबर। अब हम सीबीएसई में हमको ये भी कह सकता है कि आप 1 वेबर को डिफाइन करें, ठीक है। तो क्या है 1 वेबर, वेबर क्या है, इट इज फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड of 1 Tesla acts normally over an area of 1 मीटर स्क्वायर। मान के देखो, अगर आपके पास phi इक्वल टू b इंटू ए होता है, तो अगर आप इसको 1 टेस्ला कर दो और इसको 1 मीटर स्क्वायर कर दो, तो ये 1 वेबर के बराबर होगा। तो 1 वेबर इज अ फ्लक्स, 1 Weber is a flux when 1 Tesla acts normally to the area of 1 meter square। इस तरह से आप 1 Weber को डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं, CGS, अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं, मतलब फ्लक्स की CGS यूनिट की बात करूं, तो वो मैक्सवेल होती है, मैक्सवेल। और ध्यान रखें 1 वेबर जो होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है लॉजिकली। ये रिलेशन वैसे सीजीएस बहुत कम पूछते हैं, पर अगर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि 1 वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। अब एक चीज और समझें, ये जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स ये स्केलर क्वांटिटी है। तो फ्लक्स अगर स्केलर है तो हमारा फ्लक्स जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो आपका फ्लक्स कितना होगा, 0। अब देखें, ये एरिया है, इसमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और अगर एरिया वेक्टर भी इधर हो तो थीटा 0 डिग्री का हो जाएगा। इस केस में आपका फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए होगा, और इसको आप पॉजिटिव फ्लक्स कह सकते हो। सोच के देखो, अगर आपके पास ये एरिया है ना, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और आप इस तरफ से देखोगे तो आपका आउटवर्ड नॉर्मल ये होगा, और इस केस में थीटा 180 डिग्री का होगा। तो इस केस में फाई इक्वल टू माइनस बी ए होगा, और इसको हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है जो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। थैंक यू।